हेलो बच्चों, इस वीडियो में आप क्लास 10th साइंस का जो चैप्टर नंबर 1 है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, उसके सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप यहां पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। आपको ये स्टेटमेंट दे रखी है और आपको बताना है कि इन स्टेटमेंट को देख के कौन सा स्टेटमेंट मतलब करेक्ट ऑप्शन है। ये वाली स्टेटमेंट पढ़नी है और स्टेटमेंट के ऑप्शंस दे रखे हैं और ऑप्शंस देख के आपको बताना है कि कौन सा गलत ऑप्शन है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं क्योंकि उसी को पढ़ के बताना है। तो लेड ऑक्साइड का रिएक्शन हमने कार्बन के साथ कराया, तो यहां पे लेड बच गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। ये पहला क्वेश्चन है आपका। तो यहां पे देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस। क्या लेड यहां पे रिड्यूस हो रहा है? लेड यहां पे है और यहां पे क्या बन रहा है? लेड ऑक्साइड। तो लेड तो रिड्यूस नहीं हो रहा क्योंकि हमने पढ़ा था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो ऑक्सीडेशन कब होता है? ऑक्सीडेशन एक कंडीशन पे होता है जब हाइड्रोजन जो हो वो रिमूव हो और ऑक्सीजन ऐड हो। और अगर आपने ध्यान दिया हो रिडक्शन कब होता है? तो रिडक्शन तब होता है जब हाइड्रोजन ऐड हो और ऑक्सीजन रिमूव है। तो ये कंडीशन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस। तो लेड तो रिड्यूस नहीं हो रहा, लेड तो यहां पे ऑक्सीडाइज हो रहा है ना बच्चों। तो लेड जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ। दूसरा क्या कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। क्या कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है क्या? तो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड है, यहां पे कार्बन बचा। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन बचा तो कार्बन में से क्या रिमूव हुआ? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन रिमूव होने को हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शन। तो यहां पे रिडक्शन हो रहा है। लेकिन ये कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है क्या? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, वो रिड्यूस हो रहा है। तो ऊपर वाले दोनों ऑप्शन आपके गलत हैं बच्चों। तीसरा वाला देखते हैं, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। क्या कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है क्या? हाँ जी, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। देखिए कैसे ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहां पे कार्बन के पास सिर्फ कार्बन है और यहां पे कार्बन के पास बच्चों ऑक्सीजन आ गया, तो कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहां पे ऑक्सीडेशन लिखोगे। तो ये तीसरा ऑप्शन तो सही है हमारा कि कार्बन हमारी ऑक्सीडाइज हो रही है। और चौथा ऑप्शन है हमारा लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। क्या लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है क्या? तो यहां पे लेड ऑक्साइड है और यहां पे क्या बचा? सिर्फ लेड बचा। तो यहां से ऑक्साइड ये लेड ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो गया। तो लेड में से ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन हटने को कहते हैं रिडक्शन। तो हाँ, ये रिड्यूस हुआ है, तो यहां पे रिडक्शन होगा। तो ऊपर वाले दोनों ऑप्शन बच्चों आपके सही गलत हैं और नीचे वाले दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। तो आपको क्या चुनना था? इनकरेक्ट चुनना था, तो इनकरेक्ट चुन लीजिए। पहला वाला और दूसरा वाला इनकरेक्ट है, मतलब यही आपका आंसर है। तो पहला वाला क्वेश्चन हमने क्लियर कर लिया। ये थोड़ा क्वेश्चन घुमावदार था लेकिन बड़ा इजी सा था। इसमें एक ही कॉन्सेप्ट लगा, ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का। ये छोटी क्लास में आपको पढ़ा दिया जाता है। तो ये जो था बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है बच्चों? फेरिक ऑक्साइड इज रिएक्टेड टू एल्यूमिनियम, इट गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड गिव्स आयरन। तो और पूछा है कि ये कौन सा रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन में हुआ क्या? देखिए बच्चों, मेरे पास ये फेरिक ऑक्साइड है Fe2O3, इसका रिएक्शन मैं एल्यूमिनियम के साथ करा रहा हूं और जैसे ही फेरिक ऑक्साइड का एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराऊंगा मुझे एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलेगा और आयरन मिलेगा। और क्या पूछा है कि ये कौन से रिएक्शन का एग्जाम्पल है? तो सुनिए, एल्यूमिनियम फेरिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, ये बात तो हमको क्लियर हुई। और एल्यूमिनियम ने हमने क्या किया ना, इसने आयरन को हटा दिया। आयरन अब यहां पे और एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने लगा। तो आपने देखा कि एक एलिमेंट आके दूसरे कंपाउंड के एलिमेंट को हटा रहा है। और ये डेफिनेशन आपने थोड़ी सी समझ, अगर हमने आपकी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो हमने मतलब जो बनाई थी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो अपने देखी होगी, तो मैंने बताया था कि अगर कोई एलिमेंट किसी कंपाउंड को आके रिमूव करे तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है बच्चों। तो यहां पे जो रिएक्शन का एग्जांपल है, ये रिएक्शन जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये वाला जो ऑप्शन होगा इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का होगा। ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं है, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, नीचे वाले दो ऑप्शन लगाए नहीं है। तो ये जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बच्चों, तो याद रखिएगा। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे हुआ तो मैं आपको बता दे रहा हूं। यहां पे एल्यूमिनियम जो था बच्चों वो ज्यादा रिएक्टिव था और आयरन ऑक्साइड में जो आयरन था एल्यूमिनियम से कम रिएक्टिव था, इसलिए एल्यूमिनियम ने क्या किया बच्चों, इस आयरन ऑक्साइड में से आयरन को हटा दिया। तो आप लोग ये भी नोट करके लिख सकते हो, हेयर एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन।
तो ये जो था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड था। याद रखिएगा कि अगर कोई एलिमेंट किसी एलिमेंट से ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो वो उसको कंपाउंड में जाके उसके साथ लग जाता है और दूसरे एलिमेंट को जो कम रिएक्टिव है उसको बाहर निकाल देता है। अगर आपको ऐसा कहीं पे दिखे तो याद रखिएगा वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो हमारी ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी क्लियर हो गई, क्वेश्चन नंबर दूसरा भी क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है कि व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। क्या होगा बच्चों कि जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो डाइल्यूट है, मतलब इसमें पानी मिला के हमने इसको डाइल्यूट बनाया, क्या डालेंगे? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू आयरन फिलिंग, मतलब आयरन डालेंगे। आयरन को डिनोटेड बाई Fe क्योंकि इसका लेटर नेम फेरस है। जैसे ही डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आप आयरन डालोगे तो वो क्या होगा, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो ये बन गया FeCl2 और हाइड्रोजन गैस। क्या बोला है कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? तो पहला हम देखते हैं कि जब भी ये एसिड है, आप इसमें नोट करके लिख लीजिएगा, कोई भी एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो वो प्रोडक्ट में क्या देता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा। ये एसिड था HCl जो कि डाइल्यूट फॉर्म में था, आयरन के साथ रिएक्शन करेगा तो FeCl2 और हाइड्रोजन गैस देगा। ऑप्शंस इसमें 4 दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है कि हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस। हाँ, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड गैस प्रोड्यूस, तो ये सही तो लग रहा है। दूसरा देखते हैं, क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस। नहीं, क्लोरीन गैस तो निकली नहीं रही यहाँ पे। दूसरा, नो रिएक्शन टेक प्लेस, ऐसा भी नहीं हुआ, रिएक्शन तो हुआ है यहाँ पे। और आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस, ये भी नहीं है। तो मतलब बच्चों 3 ऑप्शन आपके गलत हैं और पहला ऑप्शन ये वाला आपका सही है। तो ये जो था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। इसमें कॉन्सेप्ट की अगर आप बात करोगे तो कॉन्सेप्ट मैं बता दूं, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये लग रहा है, ये वाला कॉन्सेप्ट कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देगा। और यहाँ पे एसिड को बच्चों डाइल्यूट बोला गया है। डाइल्यूट का मतलब जैसे मेरे पास ये HCl है तो HCl के 2 फॉर्म होते हैं बच्चों। एक तो फॉर्म होता है कंसंट्रेटेड और एक फॉर्म होता है डाइल्यूट, DIL डाइल्यूट, और ये होता है कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड में हम लोग पानी ज़्यादा नहीं डालते हैं, और मतलब पानी का अमाउंट बहुत कम होता है कंसंट्रेटेड में। और डाइल्यूट में जो पानी का अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है, मतलब डाइल्यूट में एसिड को थोड़ा डाइल्यूट बना दिया जाता है कि ताकि कोई लैब में बच्चे एक्सपेरिमेंट करें तो दिक्कत ना आ जाए। कंसंट्रेटेड एसिड में पानी का अमाउंट कम और डाइल्यूट एसिड में पानी का अमाउंट जो होता है बच्चों वो ज़्यादा होता है। तो ये 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहे थे। तो ये जो क्वेश्चन था वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। एंड नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन और व्हाई शुड बी केमिकल इक्वेशन टू बी बैलेंस। आपसे पूछा है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है और हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। तो एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाता हूँ। समझ लीजिए मेरे पास ये हाइड्रोजन था और मेरे पास ये नाइट्रोजन था, और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिलके जो बनता है वो एक गैस बनती है अमोनिया। और अमोनिया हमारे लिए बहुत खतरनाक है, लेकिन किसान क्या करते हैं, खेत में अमोनिया डालते हैं तो पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। तो अमोनिया का इस्तेमाल भी बहुत अच्छे से किया जाता है, तो वो बाद में समझेंगे। हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करी, एक गैस मिली जिसका नाम है अमोनिया। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 3। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। तो हम लोग बैलेंस क्यों करते हैं, व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। पहले ये पूछा है कि हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, व्हेन there is a equal number of atom in the product side and reactant side, then chemical reaction is said to be balance। तो जब बच्चों रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम, व्हेन देयर इज अ इक्वल नंबर ऑफ एटम इन द प्रोडक्ट साइड एंड द रिएक्टेंट साइड, तो वो केमिकल रिएक्शन बैलेंस होती है। तो अगर ये हमारी रिएक्टेंट साइड होती है और ये हमारी प्रोडक्ट साइड होती है, तो जब बच्चों रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम जितने हैं उतने ही प्रोडक्ट साइड में हो जाते हैं, तो उसी को बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं।
अब क्वेश्चन कह रहा है कि वाई शुड अ केमिकल रिएक्शन टू बी बैलेंस, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करा जाता है? तो बच्चों केमिकल इक्वेशन को बैलेंस इसलिए करा जाता है, तो एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था एंटोनी लेवोसियर। एंटोनी लेवोसियर ने कहा था कि इन अ केमिकल रिएक्शन mass can neither be created or nor be destroyed. एंटोनी लेवोसियर ने बच्चों कहा था कि केमिकल रिएक्शन में हम मास को नहीं क्रिएट कर सकते हैं और ना ही मास को ख़त्म कर सकते हैं। तो यही बच्चों एंटोनी लेवोसियर ने कहा था, इसलिए हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। बैलेंस करके देखते हैं क्या ये बैलेंस है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस नहीं है। यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है और यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, तो नाइट्रोजन भी बैलेंस नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे मैं 2 लगा दे रहा हूँ। मेरे 2 लगाने से क्या होगा, नाइट्रोजन 2 हो गया, नाइट्रोजन 2 हो गया। नाइट्रोजन तो हमारा बैलेंस है। हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 3 2 जा 6, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, तो मैं यहाँ पे 3 लगा दे रहा हूँ। यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, नाइट्रोजन देखिए नाइट्रोजन 2। तो ये जो होती है हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। हमने किया इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हम लोग आगे सफिक्स लगा के, मतलब कोई नंबर लगा के, मतलब आगे कोई नंबर लगा के सफिक्स कह दिया, प्रीफिक्स लगा के। हम सफिक्स कभी भी नहीं लगाते। प्रीफिक्स मतलब जो नंबर आगे प्री लगाया जाता है उसको प्रीफिक्स कहते हैं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में उसका अगर हम इक्वेशन लिख दें, तो अगर उसके इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है तो आगे कुछ प्रीफिक्स नंबर लगा के उसको बैलेंस कर दिया जाता है। क्यों बैलेंस करा जाता है? क्योंकि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि हम केमिकल रिएक्शन के अंदर किसी भी चीज़ को क्रिएट भी नहीं कर सकते, ना ही किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, खाली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए हम लोग ने उसको बैलेंस किया था। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता क्या है, रिएक्टेंट साइड में जितने नंबर ऑफ एटम है उतने ही नंबर ऑफ एटम अगर प्रोडक्ट साइड में हो जाएंगे तो वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। तो ये जो था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था ऑफ एनसीईआरटी। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बच्चों, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू अ केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। आपको ये सारी मतलब 1 2 3 4 आपको स्टेटमेंट दे रखी है, उसको कन्वर्ट करना है केमिकल इक्वेशन में और उसको बैलेंस करना है। तो चलिए करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वो कह रहा है हाइड्रोजन गैस, मतलब हाइड्रोजन गैस डिनोटेड बाई H2, वो गैस के फॉर्म में है, ठीक है। कंबाइन विथ नाइट्रोजन गैस, ये अभी हमने किया था ना, नाइट्रोजन गैस, इसको भी गैस के फॉर्म में लिखेंगे। और ये क्या दे रही है, इट गिव्स अमोनिया। अमोनिया इज डिनोटेड बाय बच्चों NH3। और अमोनिया की ना मैं आपको कहानी बताता हूँ बच्चों। खेत में किसान ना क्या करता है, पैदावार बढ़ाने के लिए ना अमोनिया का छिड़काव करता है। अमोनिया का छिड़काव करके पैदावार तो बढ़ जाती है, लेकिन दिक्कत क्या आती है, अमोनिया हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। अगर हमारे बॉडी में अमोनिया चला जाएगा तो हमारे बॉडी में तरह तरह की बीमारियां देगा। तो हमारा एक लीवर एक मेजर रोल प्ले करता है। लीवर क्या करता है ना, उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करके आपके ब्लैडर में स्टोर कर देता है। तो जब हम यूरिन पास करने जाते हैं तो यूरिया निकलता है और कुछ देर बाद वो यूरिया अमोनिया बन जाता है। तो अमोनिया हमारे लिए बहुत खतरनाक है। तो लीवर क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। और खेत में किसान पैदावार ज़्यादा हो इसलिए वो फर्टिलाइजर के रूप में अमोनिया डालता है। अमोनिया डालने से खेत में पैदावार बहुत अच्छी होती है, प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती है। तो वो बात की बात है। पहला हमारा क्वेश्चन था कि हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया, आपको बताना है और ये बताना है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो कर लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, तो मतलब हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं है। नाइट्रोजन 2 है और यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन बैलेंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे मैं 2 लगा दूंगा। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन तो बैलेंस है, ठीक है, बराबर। और ये गैस के फॉर्म में है। आगे देखते हैं हाइड्रोजन 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन 3 2 जा 6, इसका नीचे के साथ ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो 3 2 जा 6। और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही है तो यहाँ पे 3 लगा दीजिए। अब जो हो गया ये बराबर हो गया। तो पहला ऑप्शन मतलब पहला वाला हमने कर लिया। इसका बी पार्ट देखिए बच्चों, बी पार्ट क्या कह रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मतलब H2S, मेरे साथ करिएगा, पेन कॉपी ले रखिएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मतलब H2S गैस, इसको हम बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन में, मतलब ऑक्सीजन में इसको बर्न कर रहे हैं। किसी भी चीज़ को बर्न बच्चों ऑक्सीजन में किया जाता है। और बर्न अगर करोगे ना आप तो एक सिंबल लगाओगे, इस सिंबल को बोलते हैं डेल्टा का, ग्रीक सिंबल है। और उसके बाद ये क्या दे रहा है, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ लिख लीजिए वाटर और एक गैस निकल रही है सल्फर डाइऑक्साइड। और बोला है क्या ये बैलेंस है, नहीं है, तो करो।
हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन तो बराबर है। सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, सल्फर भी बराबर है। उसके बाद ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन 1 और 2, ऑक्सीजन 3 और यहाँ पे ऑक्सीजन 2, मतलब ऑक्सीजन बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लगा देंगे। अब ऑक्सीजन 6 और यहाँ पे ऑक्सीजन 3 ही है, तो हम इसके यहाँ आगे 2 लगा देंगे और इसके आगे 2 भी लगा देंगे। तो ऑक्सीजन 2 2 जा 4 और 4 और 2 6, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 6 होगा और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 6 हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन बराबर नहीं है तो इसके आगे 2 लगा दीजिए। हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन बैलेंस। सल्फर 2, सल्फर 2, सल्फर भी बैलेंस। तो मतलब 2 सफिक्स पुट करके मतलब प्रीफिक्स पुट करके हमने इस बैलेंस को सॉल्व कर लिया, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर बी भी हो गया हमारा। सी पार्ट कह रहा है कि बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2, इसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, मतलब Al2SO4 का होल थ्राइस। और ये क्या दे रहा है बच्चों, ये दे रहा है हमको ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आपको नाम से पता चल गया होगा। ये एल्यूमिनियम क्लोराइड दे रहा है, मतलब AlCl3 दे रहा है। और क्या दे रहा है फिर, प्रिसिपिएट ऑफ बेरियम सल्फेट, मतलब BaSO4। आपको बताना है कि ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है, नहीं है तो करिए। बेरियम 1 है, बेरियम 1 है, बेरियम बैलेंस है। क्लोरीन 2 है और यहाँ पे क्लोरीन 3 है, तो क्लोरीन बराबर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 लगा देते हैं और यहाँ पे क्या लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं। अब देखिए बेरियम 3, बेरियम 1, तो पहले बेरियम के आगे 3 लगा दीजिए। बेरियम 3, बेरियम 3, बेरियम बैलेंस हो गया। क्लोरीन 6 और यहाँ पे क्लोरीन 3 2 जा 6, क्लोरीन 6, क्लोरीन भी बैलेंस है। एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 2 भी बैलेंस है। सल्फर 3 और सल्फर बच्चों 3, इसके आगे 3 लगा है, 3 ये भी बैलेंस है। ऑक्सीजन 12, 4 3 जा 12 और यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है बच्चों, 4 3 जा 12, क्योंकि इसके आगे 3 और इसके नीचे 4, तो 4 3 जा 12। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है ये भी बैलेंस हो गई। तो हमने ये 3 देख लिया और चौथा यहाँ पे देख लेते हैं। चौथा कह रहा है बच्चों पोटेशियम मेटल मतलब के इज रिएक्टेड विथ वाटर, मतलब H2O। इट गिव्स, क्या दे रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब KOH, और क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस मतलब H2। बोला है क्या ये बैलेंस है, नहीं है तो करिए। तो देखिए यहाँ पे पोटेशियम 1 है और यहाँ पे पोटेशियम 1 है, पोटेशियम तो बैलेंस है। हाइड्रोजन 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन 1 ही है, तो यहाँ पे क्या, और यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 और यहाँ पे हाइड्रोजन 2, तो यहाँ पे बच्चों मैं 2 लगा दे रहा हूँ। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन तो 4 हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पे 1 और 2 3 हाइड्रोजन। अगर इसके आगे 2 लगा देंगे तो 2 और 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 और यहाँ पे हाइड्रोजन 4। ठीक है, फिर से देखिए पोटेशियम 1, पोटेशियम 2, पोटेशियम भी गड़बड़ हो गया तो यहाँ 2 लगा दो। पोटेशियम 2, पोटेशियम 2, ठीक है। हाइड्रोजन 4 और हाइड्रोजन 2 और 2 हाइड्रोजन 4, ठीक है। ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, तो ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गई, और ये वाली भी सारी केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो ये जो था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 था। आपको क्या करना है, सारे मतलब सारे कंपाउंड एलिमेंट्स की आपको वैलेंसी याद रखनी है और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाना है। करते जाओगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी लिखने के लिए। अगर आप सोच रहे हो कि यार मेरे को पता नहीं चल रहा कि बेरियम सल्फेट में एल्यूमिनियम सल्फेट में ये कहाँ से आया, तो बेसिकली बच्चों 9th में आपको पढ़ा दिया गया था, वैलेंसीज होती हैं, वैलेंसीज एक्सचेंज हो जाती हैं जिससे ये फॉर्मूला बन जाता है। तो ये जो था बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 था। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बच्चों बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब आपको स्टेटमेंट नहीं दे रखी है बच्चों, आपको वो दे रखी है, सीधा केमिकल इक्वेशंस दे रखी है और आपको बोला है उसको बैलेंस करना है। तो चलिए करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन आप उठाइए, मेरे साथ करिएगा। पहला है हाइड्रोजन नाइट्रेट, इसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। आप लोगों को पता होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ड लाइम कहा जाता है, और ये स्लेक्ड लाइम जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो लाइम स्टोन बन जाता है, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। और ये बना CONO3 का होल ट्वाइस और एक वाटर निकला। बोला है इसको बैलेंस करिए, तो चलिए करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 1, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, तो यहाँ लगा दीजिए 2। यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, ठीक है बराबर। उसके बाद नाइट्रोजन 2 और यहाँ पे नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन भी बराबर है। ऑक्सीजन 3 2 जा 6, 6 ऑक्सीजन इधर और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन टोटल हो गए 8, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 3 2 जा 6 और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही है, तो इसके आगे मैं 2 लगा दे रहा हूँ।
ऑक्सीजन 2 और कितने हो गए 8, तो ऑक्सीजन भी बराबर हो गए, इधर भी ऑक्सीजन बराबर और इधर भी ऑक्सीजन बराबर। ऑक्सीजन 2 और 3 टू द 6 2 8 और ऑक्सीजन 3 टू द 6 और 2 8, ऑक्सीजन बराबर। फिर से देखते हैं, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 4, अब हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन 4 नहीं हुआ, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 2 2 2 4 और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 लगा के 4 हो गया। नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन भी बराबर है। ऑक्सीजन 6 और 2 8, ऑक्सीजन 6 और 2 8, ऑक्सीजन भी बराबर हो गया। कैल्शियम 1 सॉरी कैल्शियम 1 कैल्शियम 1 कैल्शियम भी बराबर है। और ऑक्सीजन का तो हो गया था और हाइड्रोजन का भी हो गया, तो ये सिर्फ 2 लगा के, मतलब 2 प्रीफिक्स लगा के हमने केमिकल इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। बड़ा बड़ा सा लग रहा था कि क्या क्या होगा, लेकिन सिर्फ 2 चीजें लगा के, 2 नंबर लगा के ये केमिकल जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो गई। तो ये जो था बच्चों हमारा 1 था। अब दूसरा देखते हैं ये वाला। ये कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, इसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मतलब H2SO4 के साथ। और ये क्या दे रहा है हमें, ये दे रहा है सोडियम सल्फेट मतलब Na2SO4 और एक अलग प्रोडक्ट निकल रहा है H2। आपको पूछा गया है कि ये बैलेंस है, नहीं है तो करिए। सोडियम 1 सोडियम 2 बराबर नहीं है तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, ठीक है। ऑक्सीजन 2 और ये ऑक्सीजन 4, 4 और 2 6, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और यहाँ पे 1, यहाँ लगा दीजिए 2, ऑक्सीजन 4 और 2 6, तो ऑक्सीजन जो बराबर हो गया। नाइट सोडियम 2 ठीक है, ऑक्सीजन 2 और 4 6, ऑक्सीजन 2 और 4 6। उसके बाद हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 2 2 2 हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 4, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस है। उसके बाद फिर से हाइड्रोजन का हो गया था सल्फर 1 सल्फर 1, सल्फर भी बैलेंस है। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीजें बस 2 लगाने से सारी चीजें बैलेंस हो गई। सोडियम 2 ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन 4 6, ऑक्सीजन 2 और 2 ऑक्सीजन 4 और 2 6, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 2 4 हाइड्रोजन इधर और इधर हाइड्रोजन 4, ये भी बैलेंस हो गया। सल्फर 1 और ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4 और मतलब ऑक्सीजन का तो यहाँ पर ही हो गया था, तो ये वाला भी बैलेंस हो गया सिर्फ 2 लगा के। कितना बड़ा सा लग रहा था लेकिन 2 लगाने से ही पूरा क्लियर हो गया। उसके बाद तीसरा देखते हैं NaCl। NaCl का रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgNO3। और ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है AgCl और दूसरी गैस मिल रही है सोडियम नाइट्रेट NaNO3। और बोला है कि आप बताइए ये बैलेंस है, नहीं है तो करिए। देखिए सोडियम 1 सोडियम बैलेंस है, क्लोरीन 1 क्लोरीन भी बैलेंस है, सिल्वर 1 सिल्वर भी बैलेंस है, नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन 3 ये पहले से बैलेंस था, तो ये वाला भी हमारा हो गया। डी वाला देखते हैं। डी कह रहा है कि बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2, इसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं सोडियम मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हाइड्रोजन सल्फेट के साथ। और ये क्या मिल रहा है, बेरियम सल्फेट मिल रहा है मतलब BaSO4, बेरियम सल्फेट मिल रहा है और क्या मिल रहा है HCl। बोला है ये बैलेंस है कि नहीं बताइए। देखिए बेरियम 1 बेरियम बैलेंस है, क्लोरीन 2 क्लोरीन 1 क्लोरीन बैलेंस नहीं है, तो इसके आगे लगा दीजिए 2 और इसके आगे लगा दीजिए 2। अब देखिए क्लोरीन 2 क्लोरीन 4, अब क्लोरीन यहां पे बच्चों 4 हो गया, तो यहां पे 2 नहीं लगा सकते, यहां पे 2 नहीं लगा सकते। बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम 1 बेरियम बराबर है, क्लोरीन 2 क्लोरीन बराबर है, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन भी बराबर है, सल्फर 1 सल्फर भी बराबर है, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन भी बराबर है। तो सिर्फ बच्चों ये 2 लगा के ये पूरी केमिकल रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो गई, और एक तरफ ही 2 लगाया हमने, तो ये वाला भी क्वेश्चन हमने बच्चों कंप्लीट कर लिया, छठा क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। अब ये छठा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7वां क्वेश्चन भी बच्चों वही है कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको ऐसा दे रखा है, मतलब केमिकल रिएक्शंस दे रखी है, उसको शॉर्ट फॉर्म में इक्वेशंस बनाने हैं। तो चलिए इक्वेशन बनाते हैं। ये सारे बच्चों केमिकल रिएक्शन है, और केमिकल रिएक्शन को उनके सिंबलिक डायग्राम में, मतलब सोडियम को हम लोग Na से लिखते हैं, तो अगर केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल्स में लिखा जाता है तो उसको केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। तो चलिए इसको केमिकल इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं, और देन उसको क्या कन्वर्ट कर देंगे, बैलेंस में। तो चलिए पहला वाला कह रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब स्लेक्ड लाइम CaOH2,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम होता है स्लेक्ट लाइम। स्लेक्ट लाइम का रिएक्शन हमने किसके साथ कराया, कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि मैंने बताया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और CaCO3 और जो वाटर है वो सनलाइट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन है। बोला ये बैलेंस है क्या, कैल्शियम एक कैल्शियम बैलेंस है, ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 4 और यहाँ पे ऑक्सीजन 3 और ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 4, ये भी बैलेंस है। हाइड्रोजन 2 बैलेंस है, कार्बन 1 बैलेंस है, ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 4 और ऑक्सीजन 3 और 1 4, तो ये पहले से ही बैलेंस था। तो सिर्फ क्या करना था, आपको उसका नाम लिखना था और ये बैलेंस पहले से था। बी वाला देखते हैं। बी वाला क्या कह रहा है बच्चों, जिंक, मतलब जिंक इज डिनोटेड बाई Zn। इसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, मतलब AgNO3। और ये क्या दे रहा है, जिंक नाइट्रेट, मतलब ZnNO3। और उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट क्या मिला, सिल्वर इज डिनोटेड बाई Ag। बोला है बैलेंस है, जिंक बराबर है, सिल्वर भी बराबर है। उसके बाद देखिए नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन भी बराबर है, तो सब बराबर है यार। ऑक्सीजन 3 ये भी बराबर है। तो यार ये पहले से ही बराबर था, तो इसको बराबर करने की भी जरूरत नहीं थी, तो दोनों बराबर हो गए। उसके बाद सी वाला देखते हैं। सी वाला क्या कह रहा है, एल्यूमिनियम, मतलब डिनोटेड बाई Al। इसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, कॉपर क्लोराइड, मतलब CuCl2। क्या दे रहा है, कॉपर क्लोराइड के बाद रिएक्शन कराने के बाद एल्यूमिनियम क्लोराइड दे रहा है, मतलब AlCl3। और उसके बाद दूसरी चीज निकल रही है कॉपर, ये Cu। बोला है ये बैलेंस है क्या, तो एल्यूमिनियम एक बैलेंस है, कॉपर भी बैलेंस है, क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 ये बैलेंस नहीं है। तो इसके आगे क्या लगाएंगे आप लोग, 2 3 लगा लीजिए। इसके आगे 3 लगाएंगे तो क्लोरीन का मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, और इसके आगे 2 लगा देंगे, यहाँ पे 3 लगा दीजिए और यहाँ पे लगा दीजिए 2। अब देखिए 3 2 जा 6, क्लोरीन 6, अब बराबर है। अब जो आप पहले लगाते हो ना, देन फिर पीछे आ जाओ, एल्यूमिनियम 1 एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम के आगे 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि उसकी ये 2 लगा के एल्यूमिनियम चेंज हो गया, एल्यूमिनियम 2, ठीक है। कॉपर 3, कॉपर यहाँ पे एक ही है तो यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा, कॉपर 3, क्लोरीन 6 और क्लोरीन 6। तो मतलब ये छोटा सा लग रहा था लेकिन इसमें ज्यादा हमें पुट करने पड़े। तो केमिकल रिएक्शन जो आपको ज्यादा बड़ी लगे, आपको सोचना नहीं है कि उसमें बहुत सारे सफिक्स प्रीफिक्स लगाने पड़ेंगे। जो छोटी होती है उसमें ज्यादा लगाने पड़ते हैं। तो ये वाला जो था वो आपको समझ में आ गया होगा। अब तो सारे नंबर आप खुद ही पुट कर सकते हो। डी वाला देखते हैं, एक लास्ट है। डी क्या कह रहा है, बेरियम क्लोराइड, मतलब BaCl2, बेरियम क्लोराइड BaCl2। इसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, पोटेशियम सल्फेट के साथ, मतलब K2SO4, पोटेशियम सल्फेट के साथ करा रहे हैं। और ये क्या दे रहा है हमको, बेरियम सल्फेट, मतलब BaSO4, और उसके बाद दे रहा है पोटेशियम क्लोराइड, मतलब KCl। आपसे पूछा है कि क्या ये बैलेंस है, तो देखिए चेक करते हैं। बेरियम एक बैलेंस है, क्लोरीन 2 क्लोरीन 1 ये बैलेंस नहीं है, तो इसके आगे 2 लगा दीजिए, क्लोरीन 2 क्लोरीन बैलेंस है। अब ये देख लीजिए, बेरियम एक बैलेंस है, पोटेशियम 2 पोटेशियम भी बैलेंस है, सल्फर 1 सल्फर भी बैलेंस है, ऑक्सीजन 4 तो ये ऑक्सीजन भी बैलेंस है। तो बच्चों ये चारों हमने 7वें के चारों पार्ट कवर कर लीजिए। आपको आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द रिएक्शन इन ईच केस। सबसे पहले तो आपको केमिकल इक्वेशंस को कन्वर्ट करके लिखना है, उसके बाद बैलेंस करना है, उसके बाद बताना है कि कौन से टाइप का है। तो चलिए पहले से शुरू करते हैं। मेरे साथ आप लोग करिएगा, कॉपी निकाल लीजिए। पहला है पोटेशियम ब्रोमाइड इज डिनोटेड बाई KBr, ठीक है। ये था पोटेशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन करा रहे हैं बेरियम आयोडाइड के साथ, मतलब BaI2, बेरियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराया। क्या मिला, पोटेशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन बेरियम आयोडाइड के साथ कराएंगे तो ये मिल रहा है पोटेशियम आयोडाइड, मतलब Ki, और दूसरा बेरियम ब्रोमाइड, मतलब BaBr2। बोला है क्या ये कौन सी केमिकल रिएक्शन है, तो सबसे पहले याद रखिएगा ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और बोला इसको बैलेंस करिए, देखिए बैलेंस करते हैं, पोटेशियम एक पोटेशियम एक पोटेशियम बैलेंस है, ब्रोमीन एक ब्रोमीन दो, ब्रोमीन बैलेंस नहीं है तो बच्चों यहां पे लगा देंगे दो, ब्रोमीन दो बैलेंस है, पोटेशियम दो पोटेशियम एक, यहां पे भी दो लगाना पड़ेगा, यहां पे पोटेशियम दो आ गया पोटेशियम दो आ गया, बेरियम एक बेरियम बैलेंस है, आयोडीन दो यार आयोडीन भी बैलेंस है, सिर्फ दो लगा के यहां पर भी दो लगा के हमारा काम हो गया। और कौन सा रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बच्चों खासियत बात यह होती है कि इसके अंदर आयंस का एक्सचेंज होता है, इसका कटायन इसके अनायन के साथ चला जाता है और इसका कटायन इसके अनायन के साथ चला जाता है। तो जहां पे आयन का एक्सचेंज हो रिएक्टेंट साइड में और उससे प्रोडक्ट बने तो वो कौन सी रिएक्शन है? जी हां, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। बी देखते हैं, बी क्या कह रहा है? जिंक कार्बोनेट डिनोटेड बाय बच्चों ZnCO3, जिंक कार्बोनेट। अगर जिंक कार्बोनेट का रिएक्शन मतलब इसको जिंक कार्बोनेट को हीट कर रहे होंगे, जिंक कार्बोनेट को हीट किया तो क्या मिला? जिंक ऑक्साइड मिला, मतलब ZnO मिला, और उसके बाद क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 मिला। बोला है कि बताइए ये कौन सी रिएक्शन है? तो सबसे पहले आपको पता है ना ये बैलेंस, हम इसको हीट कर रहे हैं और रिएक्टेंट साइड में एक ही है, तो ये कौन सा होगा? डीकंपोजिशन रिएक्शन होगा, डीकंपोजिशन। और जिसने मेरा लेक्चर देखा होगा बच्चों इस वाले चैप्टर का, वो भी ये भी बता सकता है कि डीकंपोजिशन में कौन सा है। हाँ जी, थर्मल डीकंपोजिशन है, क्योंकि थर्मल का मतलब होता है हीट और हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब बैलेंस करके देख लेते हैं बच्चों। देखिए जिंक बैलेंस है, कार्बन एक कार्बन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन 3 और ऑक्सीजन 2 और एक 3, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। तो यार ये पूरी बैलेंस ही थी, सिर्फ हमको कन्वर्ट करना था, हमको सिर्फ फंसाया जा रहा था लेकिन हम फंसे नहीं। तो ये जो था वो हमारा डिकम्पोजिशन में हीट दे रहे हैं, तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। आपको आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो बी तक हो गया, ए तक हो गया। उसके बाद सी वाला देखते हैं। सी वाला कह रहा है बच्चों हाइड्रोजन गैस मतलब H2, इसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? क्लोरीन के साथ मतलब Cl2, और ये क्या दे रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl। आपको बताना है कि कौन सी केमिकल रिएक्शन है। तो आप लोग सब बता सकते हैं कि दो रिएक्टेंट कंबाइन हो और एक सिंगल प्रोडक्ट दे तो क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो दो रिएक्टेंट कंबाइन होके सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है, तो ये कौन सा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 बराबर नहीं है, सिर्फ 2 लगा दो, देखो सब बैलेंस हो जाएगा। हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2 तो ये जो था वो बैलेंस हो गया। अब एक लास्ट बचा है, यहां पे कर ले रहे हैं लास्ट, यहां पे डी वाला लास्ट कह रहा है मैग्नीशियम। ठीक है जी, मैग्नीशियम इज नोटेड बाय Mg। मैग्नीशियम जानते हो एक सिल्वर व्हाइट कलर का मेटल होता है। अगर मैग्नीशियम को जलाओगे ना तो चमकदार रोशनी निकलेगी। जैसा आप कोई वेल्डिंग करता है तो वेल्डिंग में चमकदार रोशनी निकलती है ना, जैसे आप दिवाली में एक फुलझड़ी आती थी उसको जलाते थे कैसे चमकदार रोशनी निकलती थी, तो वैसे ही मैग्नीशियम का रिबन होता है। मैग्नीशियम मेटल को आप जलाओगे तो चमकदार रोशनी निकलेगी। तो सिल्वर व्हाइट कलर का मेटल होता है मैग्नीशियम, याद रखिएगा। मैग्नीशियम है, इसका हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं HCl के साथ। कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, अभी तुरंत मैंने बताया था फर्स्ट क्वेश्चन के आसपास कि कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, क्या देगा? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो मेटल एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, देखिए हाइड्रोजन गैस, और ये मैग्नीशियम क्लोराइड एक टाइप ऑफ सॉल्ट है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड मिला मतलब MgCl2, और क्या मिला मेरे पास? हाइड्रोजन गैस। तो ये हाइड्रोजन गैस मिला। तो सबसे पहले पूछा ये कौन सी केमिकल रिएक्शन है, तो सबसे पहले याद रखिएगा ये केमिकल रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और बोला इसको बैलेंस करिए। मैग्नीशियम एक बैलेंस है, हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 बैलेंस नहीं है यार, क्या करेंगे? यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ पे भी 2 अब देखो हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन बैलेंस है। मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम बैलेंस, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन बैलेंस, क्लोरीन 2 क्लोरीन बैलेंस। और कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ये बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट कर लिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि व्हाट डज मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? तो सिंपल सी बात है बच्चों, देखो अगर किसी रिएक्शन में से अगर आपको दिखे कि हीट निकल रही है, हीट रिलीज हो रही है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और अगर आपको किसी रिएक्शन में दिखे कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब जितना प्रीवियस टेम्परेचर था अब
रिएक्ट प्रोडक्ट साइड का उतना प्रीवियस टेम्परेचर नहीं है, मतलब हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो गई, ठंडा हो गया हमारा बीकर, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो हीट रिलीज तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट एब्जॉर्ब तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक एक एग्जांपल से समझते हैं, पहले डेफिनेशन भी लिख लो। एक्सोथर्मिक, when heat release in the केमिकल रिएक्शन, जब केमिकल रिएक्शन में जो हीट हो वो रिलीज हो, तो वो कौन सा होगा? एक्सोथर्मिक। और एंडोथर्मिक क्या होता है? हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए। एंडोथर्मिक में when heat is absorb in the chemical reaction, when heat is absorbed in the chemical reaction। तो जब हीट एब्जॉर्ब हो तो वो एंडोथर्मिक होगा, और हीट रिलीज हो तो वो एक्सोथर्मिक होगा। तो ये जो था वो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, सॉरी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक एग्जांपल से भी समझते हैं एक्सोथर्मिक का। मैंने क्या करा बच्चों, ये कैल्शियम कार्बोनेट लिया और इस कैल्शियम कार्बोनेट को बच्चों हीट किया। हीट करने पे जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा और कैल्शियम ऑक्साइड और एक गैस बाहर निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें बच्चों हीट जो है वो निकलती है, एनर्जी जो है वो निकलती है, एनर्जी भी निकलती है। तो जब हीट जो है वो रिलीज होती है तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होगी, इसने इज कंसीडर्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कंसीडर्ड करा जाता है? तो सुनिए, पहले रेस्पिरेशन का हम लोग केमिकल रिएक्शन लिख देते हैं कि रेस्पिरेशन के केमिकल रिएक्शन में होता क्या है। तो देखिए, जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, बेसिकली इसका साइटोप्लाज्म में हम लोग क्या कराते हैं? ग्लाइकोलाइसिस कराते हैं। साइटोप्लाज्म में हम ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस कराते हैं। जैसे साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस कराएंगे, क्या मिलेगा? पाइरुवेट मिलेगा। और ये पाइरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, और ये पाइरुवेट मैंने लिया और इसका रिएक्शन मैं ऑक्सीजन के साथ करा रहा हूँ। पाइरुवेट का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर मिलेगा और 38 ATP एनर्जी मिलेगी, 38 ATP एनर्जी मिलेगी। और ये जो एनर्जी है बच्चों वो बाहर की तरफ आती है, हीट जो है वो रिलीज हो रही है। तो हमने पढ़ा था अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में हीट जो है वो रिलीज होती है तो उसको क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसलिए रेस्पिरेशन को क्या कंसीडर करा जाता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें 38 ATP एनर्जी निकलती है। ये ATP क्या है बच्चों? ATP एक करेंसी है एनर्जी की। ATP की फुल फॉर्म क्या होती है? हाँ, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ATP की फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद ADP की फुल फॉर्म क्या होती है? ADP एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, ये ADP की फुल फॉर्म है। उसके बाद तीसरी है AMP। AMP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, ये ADP की फुल फॉर्म AMP। तो याद रखिएगा ये सारी करेंसी है एनर्जी की, मतलब सारी एनर्जी की यूनिट्स हैं। तो ये जो था, इसलिए रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन करा जाता है क्योंकि यहाँ से एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो ये जो था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है कि वाई आर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट द इक्वेशन ऑफ दीज रिएक्शन। क्यों कहा जाता है? तो देखिए, मैंने बोला कि मेरे पास नाइट्रोजन गैस है और इसका मैं रिएक्शन बच्चों किसके साथ करा रहा हूँ? हाइड्रोजन गैस के साथ करा रहा हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा? सबको पता है गैस मिलेगी अमोनिया, NH3। तो ये है क्या बच्चों? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बोला गया है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन को उल्टा डिकम्पोजिशन रिएक्शन के उल्टा क्यों कहा जाता है? तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 चीजें कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह रहे हैं। अब नाइट्रोजन मैंने लिया अमोनिया, और इस अमोनिया को मैंने मतलब क्या किया? इसमें इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करी। इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने के बाद
मेरे से अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन गैस बाहर आ जाएगी और हाइड्रोजन गैस बाहर आ जाएगी, मतलब इसका मैंने डीकम्पोजिशन करा दिया। जैसी अमोनिया का आप डीकम्पोजिशन कराएंगे, नाइट्रोजन गैस बाहर, हाइड्रोजन गैस बाहर, तो दो चीजें कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह रहे हैं। और वही एक चीज टूट के दो प्रोडक्ट दे रही है, तो उसको क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसलिए इसका अपोजिट कहा जाता है, वाइस वर्सा कहा जाता है। मतलब इसका अपोजिट ये ट्रू होता है, इसका अपोजिट ये ट्रू होता है, इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डीकम्पोजिशन रिएक्शन का उल्टा कहा जाता है, अपोजिट कहा जाता है, क्योंकि वो उसका ट्रू होता है। और ये सारे एग्जाम्पल भी लिखे हैं। ये जो था क्वेश्चन नंबर 11 था। आप क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि राइट वन इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द डिकम्पोजिशन वेयर एनर्जी सप्लाइड इन अ फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन पर समझना पड़ेगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है? व्हेन अ कंपाउंड, व्हेन इन अ रिएक्टेंट साइड, व्हेन इन अ रिएक्टेंट साइड, in a reactant side, a compound is split up into two or more simpler product. Compound is split up into two or more simpler product is known as उसको क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। और ये जो बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन बच्चों 3 टाइप के होते हैं। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक चीज जो टूटती है, वो 2 से ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन टूट किसके कारण रही है? हीट के कारण टूट रही है। थर्मल का मतलब होता है हीट। थर्मल का मतलब होता है हीट, और हीट को डिनोट करा जाता है डेल्टा के सिंबल से। मैंने क्या करा? ये कैल्शियम कार्बोनेट लिया और इस कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने हीट किया, तो मुझे क्या मिला? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों मैंने इस कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ा, क्या देके? हीट देके तोड़ा ना। तो सबसे पहले डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो है, लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये था थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। तो ये जो था बच्चों थर्मल का, हीट का था, हीट का हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा है फोटोलाइटिक केमिकल रिएक्शन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? मैंने क्या लिया बच्चों? AgCl ले लिया, और इस AgCl को मैंने सनलाइट की रोशनी में रख दिया। जैसे ही AgCl को सनलाइट की रोशनी में रखेंगे, Ag अलग हो जाएगा और Cl2 अलग हो जाएगा। तो ये क्या है? फोटोलाइटिक केमिकल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें सनलाइट की एनर्जी देने से वो एक कंपाउंड 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट जा रहा है। तो ये क्या हो गया? लाइट वाला हो गया। तो ये लाइट वाला भी कंप्लीट हो गया। तीसरा देखते हैं। तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी वाला। इलेक्ट्रिसिटी वाले को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करके चीज़ों को तोड़ते हैं। तो मैंने यहाँ पर बच्चों NaCl लिया, NaCl को पानी में डाला, तो जो सोल्यूशन बना उस सोल्यूशन को कहेंगे बरीन। NaCl को पानी में डाल के जो सोल्यूशन बनता है बच्चों, उसको बरीन सोल्यूशन कहते हैं। तो NaCl लिया, उसको पानी में डाल के जो सोल्यूशन बनाया उसको बरीन सोल्यूशन कहते हैं। उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी के 2 रॉड डाल दिए, एक था कैथोड, एक का नाम था एनोड। उसके बाद रॉड डालने के बाद जो गैस निकली उसको एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लिया, और जो गैस, एक में बचा मेरे पास सोडियम और एक में बचा मेरे पास क्लोरीन। तो NaCl ने मैंने इलेक्ट्रिसिटी डाल के तोड़ दिया, Na अलग हो गया और Cl जो था, Na को तो टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा नहीं कर सकते, Na नीचे इकट्ठा हो जाएगा, क्लोरीन को टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा कर सकते, क्लोरीन हमारी बच गई। अब बोला गया है कि ये कौन सा केमिकल रिएक्शन है? तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी देके हम एक चीज को 2 या 2 से ज्यादा चीजों में तोड़ रहे हैं। तो ये जो था वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी वाला था।
तो इलेक्ट्रिसिटी वाला ये जो था वो कंप्लीट हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था। ये भी आपको समझ में आया होगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है, जब एक कंपाउंड टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट में टूट जाता है तो उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन बच्चों 3 प्रकार का होता है। पहला है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें थर्मल का मतलब हीट होता है, उसमें हम हीट देके किसी चीज़ को तोड़ते हैं। दूसरा है हमारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बेसिकली हम सनलाइट की एनर्जी देके उस कंपाउंड को तोड़ते हैं। और तीसरा है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में किसी भी सब्सटेंस को इलेक्ट्रिसिटी देके तोड़ा जाता है। तो ये जो था बच्चों 12वां था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और राइट द इक्वेशन ऑफ दीज रिएक्शन। इनके इक्वेशंस भी लिखने हैं। तो सबसे पहले ना हम लोग इसमें डिफरेंस बाद में देखेंगे, सबसे पहले इक्वेशंस लिखते हैं। तो इधर मैं बच्चों पहला इक्वेशन लिख रहा हूं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जिसको हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जैसे मेरे पास मान लो ये कॉपर सल्फेट है और इस कॉपर सल्फेट का मैंने रिएक्शन कराया जिंक के साथ। कॉपर सल्फेट का रिएक्शन कराएंगे जिंक के साथ, तो यहां पे बच्चों जो जिंक है ना ज्यादा रिएक्टिव है, तो क्या करेगा, कॉपर सल्फेट में से इस कॉपर को हटाएगा और भगा देगा, और भगाने के बाद कॉपर चला जाएगा, कॉपर अलग बच गया और जिंक के साथ बन गया जिंक सल्फेट और कॉपर हमारा बाहर आ गया। तो ये जो है बच्चों उस रिएक्शन को सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, जहां पे एक एलिमेंट ने किसी कंपाउंड में से किसी एलिमेंट को हटा दिया बाय द रिएक्टिविटी। क्यों? क्योंकि हियर जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। यहां पे जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए। उसके बाद ये वाली केमिकल रिएक्शन हो गई। तो ये जो था बच्चों वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। अब देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को करने के लिए ना प्यारे बच्चों आप लोगों को ना मेरे साथ करना पड़ेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉपी लिखिए और पेन लेके बैठिए। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सबसे अच्छा डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन मैं यहां पे एग्जांपल में ले रहा हूं। हमने ले लिया पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट का हमने रिएक्शन कराया। पोटेशियम आयोडाइड और इसका रिएक्शन कराया लेड नाइट्रेट के साथ, PbNO3 का होल ट्वाइस। अगर मैं इन दोनों का रिएक्शन कराऊंगा तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? प्रोडक्ट लिखने के लिए सबसे पहले प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे वो देखिए। पोटेशियम आयोडाइड में पोटेशियम को ऊपर लिख लीजिए, आयोडाइड को नीचे लिखिए। लेड में लेड को ऊपर लिख लीजिए और नाइट्रेट को NO3 को नीचे लिख लीजिए। नाइट्रेट को मैंने नीचे लिख दिया। अब यहां से इसका इधर का रिएक्शन करा दीजिए, इसका रिएक्शन इधर के साथ करा दिए। क्या बन गया? लेड नाइट्रेट, सॉरी PbI और पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये बन गया KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट और दूसरा मेरे को बना लेड आयोडाइड PbI, लेड आयोडाइड बना। अब ये जो था वो हमने ये जो था इस वाले रिएक्शन में हमने एक्सचेंज करके इसके प्रोडक्ट को तो लिख लिया, क्योंकि अगर प्रोडक्ट लिखना है तो उसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करिए। ये जो हमारा प्रोडक्ट बन गया। पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन हम लेड नाइट्रेट के साथ कराएंगे, तो लेड पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड। और ये जो अभी ये दोनों जो था, अगर आप देखोगे ये एक सोल्यूशन में हमने रखा, मतलब एक बीकर में मैंने रखा पोटेशियम आयोडाइड को और दूसरे बीकर में रखा मैंने लेड नाइट्रेट को, दोनों को आपस में मिला दिया ना। तो अब पहले तो ये कलरलेस है, ये दोनों लिक्विड बोथ आर दी कलरलेस, बोथ आर कलरलेस। इनमें से दोनों कलरलेस होंगे, लेकिन जैसे ही आप इस दोनों को आपस में मिला दोगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड। और ये जो पोटेशियम नाइट्रेट का जो कलर होता है, मतलब ये जो कलर हो जाएगा अब येलो हो जाएगा। तो पहले कलर नहीं था, अब कलर हो गया। तो ये वाला जो रिएक्शन है इसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यहां पे हो क्या रहा है? आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। अभी आपने देखा इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ करते थे, उसका मल्टीप्लाई उसके साथ करते थे, तो इसमें हुआ क्या था? आयंस का एक्सचेंज हुआ था।
तो अगर आयंस का एक्सचेंज होता है तो उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। तो यही जो था वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि हाइयर वाला रिएक्टिविटी सीरीज का जो एलिमेंट होता है उसको हटा देता है और अपने पास लग जाता है क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज ज़्यादा होती है। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है कि उसमें आयन का एक्सचेंज हो जाता है रिएक्टेंट साइड में और उससे वो प्रोडक्ट बन जाता है। और पहले ये कलरलेस था, अब वो येलो बन गया, तो ये बन गया पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड। तो ये वाला जो था वो क्वेश्चन नंबर 13 था। इसमें पूछा भी है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिफरेंस यही है कि इस वाले में आयन का एक्सचेंज होता है और इस वाले में जो एक्सचेंज होता है वो रिएक्टिविटी सीरीज के कारण एक्सचेंज होता है। तो दोनों आपने समझ लिया, आप खुद भी लिख सकते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि इन रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर दिस रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम द सिल्वर नाइट्रेट शुड इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इज इन्वॉल्व। मतलब कह रहा है कि जब हम सिल्वर को रिफाइनिंग करेंगे तो द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट, मतलब सिल्वर की रिकवरी हम सिल्वर नाइट्रेट से करते हैं, मतलब AgNO3 से करते हैं। और इस AgNO3 में से सिल्वर की रिकवरी करने के लिए हम लोग इसका रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? कॉपर के साथ कराते हैं। अब कॉपर क्या करता है? सिल्वर को हटा देता है क्योंकि कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। यहां पे कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर क्या करेगा? उसको हटा देगा और क्या बन जाएगा? कॉपर नाइट्रेट CuNO3। और एक गैस निकल गई, सॉरी अगला क्या निकल गया? सिल्वर निकल गया। और सिल्वर यहां से क्या मिल गया? रिकवरी हो गई सिल्वर की। रिकवरी मतलब सिल्वर यहां पे हमें मिल गया रिफाइन करके। तो ये जो था हमने, ये कौन सा रिएक्शन था अगर कोई पूछे तो ये बताइए? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। ये जो रिएक्शन है उसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये हमने कर लिया। कह रहा है समझ गए आप लोग? इसको बैलेंस भी करके देख लेते हैं। सिल्वर एक बैलेंस है, नाइट्रोजन एक बैलेंस है, ऑक्सीजन 3 बैलेंस है, कॉपर एक बैलेंस भी है। तो ये वाला जो बच्चों था वो क्वेश्चन नंबर 14 था। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रिसिपिएशन रिएक्शन। प्रिसिपिएशन रिएक्शन क्या होती है और एग्जांपल देके बताइए। तो पहले समझ लेते हैं कि प्रिसिपिएशन रिएक्शन का एग्जांपल ही समझते हैं पहले, उसके बाद इसकी केमिकल रिएक्शन लिखेंगे। तो एग्जांपल समझते हैं। तो एग्जांपल में हमने क्या करा कि कॉपर सल्फेट लिया हमने CuSO4 और इसका रिएक्शन करा दिया सोडियम सल्फेट के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दिया। चलिए कॉपर सल्फेट लिया, इसका रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दिया। तो मैंने बोला कि दोनों साइड देखो, कॉपर सल्फेट भी और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है। इधर प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट में लिखने के लिए सबसे पहले कॉपर नीचे लिखिए, सल्फेट को, कॉपर को ऊपर लिखिए, सल्फेट को नीचे लिखिए, और इधर सोडियम को ऊपर लिखिए और हाइड्रोक्साइड को नीचे लिखिए, मतलब OH को नीचे लिखिए। ये OH को मैंने नीचे लिख दिया। तो इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई होगा। ये क्या मिला? कॉपर हाइड्रोक्साइड मतलब CuOH2। उसके बाद दूसरा क्या मिला मेरे को? सोडियम सल्फेट मतलब Na2SO4। Na2SO4। तो ये जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। कॉपर सल्फेट का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया, कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट मिला। इसमें आप अगर इस कॉपर हाइड्रोक्साइड को देखोगे ना तो ये PPT बन जाता है। अब ये PPT होता क्या है? बन तो जाता है, ये PPT है। मतलब आप कोई सी भी केमिकल रिएक्शन करा रहे हो, केमिकल रिएक्शन करा जब दे रहे हो तो उसके बाद करने के बाद केमिकल रिएक्शन कुछ चीज या कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट है वो जो नीचे बैठ जा रहा है, उसी को कह रहे हैं PPT। और PPT वाली जो रिएक्शन है वो आपको डिस्प्लेसमेंट में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही देखने को मिलेगी। फिर से समझिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें जो प्रोडक्ट बनता है वो जमीन में, मतलब बॉटम पे किसी भी बीकर में बैठ जाता है। और अगर किसी भी बॉटम के बीकर में, मतलब बीकर के बॉटम में जाके कोई भी केमिकल बैठ जाता है आफ्टर रिएक्टिंग, तो इसको क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रिसिपिएशन रिएक्शन। तो ये जो है वो प्रिसिपिएशन रिएक्शन है। एग्जांपल में ये देखिए, कॉपर सल्फेट लिया, ठीक है,
सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, कॉपर सल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करेंगे, तो आप लोगों को ये दोनों देखकर आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि यार ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है, क्योंकि यहां पे दोनों की तरफ जो है वो कंपाउंड है, दोनों तरफ जो रिएक्टेंट करने वाले हैं वो कंपाउंड है, आपस में रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, आयन का एक्सचेंज करके प्रोडक्ट बनाया। अब प्रोडक्ट तो बन गया, बनने के बाद ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड था ना बच्चों, ये नीचे बैठ गया बॉटम में। दोनों ग्लास मैंने दोनों को बीकर में रखा, मिला दिया, मिलाने के बाद ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड था वो नीचे बैठ गया, और नीचे अगर कोई भी चीज बैठ जाए तो उसको पीपीटी कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं, और ज्यादातर बच्चों पीपीटी आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही देखने को मिलेगी। तो सम केमिकल आफ्टर रिएक्टिंग were settled down on the bottom of beaker, is known as पीपीटी। उसको क्या कहा जाता है, पीपीटी। और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और दिस इज मेनली this PPT is occur in डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेसिकली जो PPT है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आकर होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये जो था बच्चों वो क्वेश्चन नंबर 15 था, समझ में आ गया होगा आपको, मैं आशा करता हूं। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है बच्चों, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन अ टर्म ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विथ 2 एग्जांपल। मतलब आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझाना है 2 एग्जांपल लेके। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने क्या करा बच्चों, जिंक ऑक्साइड लिया और इसका कार्बन के साथ रिएक्शन कराया, और मेरे को क्या मिलेगा, जिंक अलग मिल जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग मिल जाएगा। क्वेश्चन फिर से समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझाना है 2 एग्जांपल लेके। तो सबसे पहले पहला एग्जांपल लेंगे, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझेंगे। फिर दूसरा एग्जांपल लेंगे, उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझेंगे। जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन मैंने कार्बन के साथ कराया, जिंक अलग बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो गया। और अगर कोई कहे कि यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, तो आप कौन सी रिएक्शन हो रही है बताइए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। डबल तो होगी नहीं, क्योंकि यहां पे 2 है और यहां पे 1 ही है। डबल तब होती है जब यहां पर भी 2 हो एलिमेंट, मतलब कंपाउंड हो, यहां पर भी एलिमेंट ना हो, यहां पर भी कंपाउंड। तो ये डबल नहीं है, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, कार्बन ज्यादा रिएक्टिव था तो वो ऑक्सीजन के जिंक को हटाया, ऑक्सीजन के साथ लग गया, जिंक बेचारा अकेला पड़ गया। बोला है कि यहां पे बताइए ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहां हो रहा है। तो देखिए, जिंक ऑक्साइड के पास पहले ऑक्सीजन था, अब जिंक के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो यहां पर इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। पहले जिंक ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन था, कार्बन के साथ उसने रिएक्शन कर ली, तो इस कार्बन ने क्या करा बच्चों, इस जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हटा दिया। अब क्या बचा जिंक के पास, सिर्फ जिंक बचा। तो ऑक्सीजन हटने को क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। उसके बाद कार्बन देखिए, कार्बन के साथ पहले कुछ नहीं था, अब कार्बन के साथ क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। अब कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गया तो ये क्या बन जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो ये जो था रिडक्शन यहां समझ लिया, ऑक्सीडेशन यहां समझ लिया, आप लोगों को समझ में आ गया। अभी देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है, मतलब तो ये जो था बच्चों हमारा पहला एग्जांपल था। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल हम यही वाला ले लेते हैं जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। लेड ऑक्साइड, इसका रिएक्शन हमने कार्बन के साथ कराया, कार्बन क्या करेगा, उसको रिमूव कर देगा, यहां बचा लेड और कार्बन मोनोऑक्साइड बच गया। बोला है इसमें बताइए कहां पे रिडक्शन हो रही है और कहां पे ऑक्सीडेशन हो रही है। तो देखिए लेड के पास पहले ऑक्सीजन है, अब लेड के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो जी हां इसके साथ क्या हो गया, रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन हट गया, तो ये रिडक्शन हो गया। उसके बाद यहां कार्बन के साथ कुछ नहीं, अब कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गया, मतलब ऑक्सीजन जो है वो क्या हुआ बच्चों, ऐड हुआ। तो ऑक्सीजन ऐड हुआ तो उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। तो 2 एग्जाम्पल से आपको समझाना था, मतलब किताब में बोला था समझाइए गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन में, विथ 2 एग्जाम्पल के साथ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो ये जो था वो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 था बच्चों। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन सीबीएसई जो है इस बार अब पूछना चालू कर रही है, तो ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग करवाएंगे। एनसीईआरटी का पहले 17वां क्वेश्चन देखिए, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कवर करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एक ब्राउन कलर का एलिमेंट है बच्चों एक्स, मतलब बोला है कि हमको पता नहीं, एक एलिमेंट है जो ब्राउन कलर का है। ब्राउन कलर तो ठीक है, हमने दिमाग में ऐसा लगाया ब्राउन कलर का कोई एलिमेंट है, वो एक्स है, ठीक। इज हीटिंग इन एयर बिकम ब्लैक, जब हम उस ब्राउन कलर के एलिमेंट को एयर में हीट कर रहे हैं ना बच्चों, तो वो ब्लैक कलर का एक कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, वो ब्लैक हो जा रहा है। तो बोला है उस एलिमेंट का नाम बताइए और उस ब्लैक कलर कंपाउंड कैसे, मतलब बोला है कि नेम द एलिमेंट एक्स एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म, उस एलिमेंट एक्स का नाम बताओ और वो जो ब्लैक कलर का कंपाउंड फॉर्म हो रहा है उसका नाम बताओ। तो सुनिए, सॉल्यूशन में उस ब्राउन कलर का एलिमेंट जो है वो बच्चों कॉपर है। कॉपर ब्राउन कलर का होता है, अगर आप कॉपर को हीट कीजिएगा ना तो वो मिलेगा आपको कॉपर ऑक्साइड। ये कॉपर ऑक्साइड मिला और यही कॉपर ऑक्साइड बच्चों ब्लैक कलर का होता है। आपके घर में कॉपर का बर्तन होगा, कॉपर के बर्तन को आप जाके गर्म करिए लाइटर से, जिस जगह पे आप गर्म कर रहे होंगे ना उस जगह के ब्लैक कलर का एक कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, उसको क्या कहते हैं बच्चों, कॉपर ऑक्साइड कहते हैं। बैलेंस कर दीजिए, यहां पे कॉपर क्या है, यहां पे कॉपर 1 है, यहां पे कॉपर 1 है, बराबर है। ऑक्सीजन 2, यहां पे ऑक्सीजन 1, तो यहां पे लगा दीजिए 2 और यहां पे लगा दीजिए 2, तो ये जो था वो बैलेंस हो गया। और अगर कोई बोले कि ये कौन सा केमिकल रिएक्शन है तो बताइए, ये कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि दो चीजें कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट दे रही है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो हम लोगों ने बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन दी आयरन आर्टिकल। सबको पता है अगर हम आयरन के सामान पे पेंट नहीं लगाएंगे तो आयरन में जंग लग जाएगी, तो इसलिए हम आयरन के सामान पे क्या लगाते हैं, पेंट। तो क्यों अप्लाई करते हैं, फॉर प्रिवेंट रस्टिंग। रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए वी अप्लाई पेंट ऑन दी आर्टिकल्स ऑफ आयरन, आर्टिकल ऑफ आयरन। आयरन के वी फॉर प्रिवेंट रस्टिंग वी अप्लाई पेंट ऑन दी आर्टिकल ऑफ आयरन, इसलिए हम आर्टिकल ऑफ आयरन पे क्या अप्लाई करते हैं, पेंट। बहुत सारी चीजें अप्लाई करते हैं बच्चों, जिंक भी अप्लाई करते हैं, उसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन रस्टिंग को रोकने के लिए बच्चों जिंक भी अप्लाइड करते हैं। क्या करते हैं, जिंक का एक सोल्यूशन बनाते हैं और आयरन के आर्टिकल पे पुताई कर देते हैं, अब आयरन पे जंग ही नहीं लगेगी, तो उस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं, रस्टिंग। दूसरा है बच्चों टिनिंग कर देना। टिनिंग के प्रोसेस में क्या अप्लाई करते हैं, टिन अप्लाई करते हैं। टिनिंग के प्रोसेस में टिन अप्लाई करते हैं और टिन अप्लाई में टिन का एक सोल्यूशन बनाते हैं, आयरन के आर्टिकल पे पुताई कर देते हैं, तो उसको टिनिंग कहते हैं। उसके बाद है तीसरा ग्रीसिंग या ऑयलिंग। ऑयलिंग अप्लाई कर देना, ऑयलिंग कर देना, ग्रीसिंग कर देना, ग्रीसिंग कर देना, इससे भी क्या होता है, जंग लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और चौथा है बच्चों उसके ऊपर क्रोमियम लगा देना, क्रोमियम लगा देना या निकल लगा देना, निकल लगा देना, इससे भी क्या हो जाता है बच्चों, रस्टिंग से हम लोग प्रिवेंट करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है यार, आयरन पे जंग ना लग जाए इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पेंट करते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं, टिनिंग करते हैं, क्रोमियम लगाते हैं। तो ये सारी चीजें लगा के हम लोग उसको रस्टिंग से बचाते हैं, क्योंकि रस्ट हमारे लिए बड़ा डेंजरस है। और आयरन के आर्टिकल में जब रस्ट भी लग जाएगा तो आयरन का वो भी खराब हो जाएगा, मतलब आयरन की लाइफ खराब हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग उससे रस्टिंग से बचाने के लिए हम ये सारी चीजें करते हैं। तो ये जो था हमारा क्वेश्चन नंबर बच्चों 18 था। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन गैस, वाई। तो फॉर प्रिवेंट रेंसिडिटी, फॉर प्रिवेंट रेंसिडिटी, रेंसिडिटी को रोकने के लिए हम लोग जो खाने पीने के आइटम्स होते हैं उसमें कौन सी गैस भरते हैं, नाइट्रोजन गैस भरते हैं, ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए। अगर मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उसको कॉरिजन कहेंगे, और मेटल में भी आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है तो बच्चों उसको रस्टिंग कहेंगे। लेकिन अगर खाने पीने की चीजें ऑक्सीडाइज हो रही है तो उसको रस्टिंग या कॉरिजन नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे,
रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी समझ में आया आप लोगों को? खाने पीने की चीजें एयर में रखते ही वो ऑक्सीडाइज हो जाती है और बासी हो जाती है बेसिकली, और वो खाओगे तो सेहत के लिए खराब है। तो इसलिए जो चिप्स के पैकेट होते हैं और पैकेट फूड होते हैं, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए उसके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल कर दी जाती है ताकि वो थोड़ा देर तक रहे और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बॉन्ड ना बना ले। इसलिए नाइट्रोजन गैस थोड़ी भारी होती है, इसलिए उसके अंदर फ्लश करके भरा जाता है। तो ये जो था वो क्वेश्चन नंबर 19 था। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी में क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विथ वन एग्जांपल ऑफ ईच। कोरिजन, कोरिजन में क्या होता है देखते हैं। अभी हमने आपको बताया था कोरिजन। कोरिजन में बेसिकली जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड moisture present in our air, present in our atmosphere। ये कोरिजन में होता है कि जो मेटल्स होते हैं रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से एंड मॉइस्चर से, जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उसी को क्या कहा जाता है? कोरिजन। कोरिजन के एग्जाम्पल में आ जाएगा हमारा रस्टिंग। आयरन के अंदर जो कोरिजन होता है उसको क्या कहते हैं? रस्टिंग। इसके अंदर बेसिकली क्या हो जाता है, जो आयरन होता है वो रिएक्शन कर जाता है ऑक्सीजन से और वो क्या बना लेता है? Fe2O3, और इसी को क्या कहा जाता है? रस्टिंग। उसके बाद रेंसिडिटी देखिए। बेसिकली ये दो टॉपिक आपके सीबीएसई ने डिलीट कर दिए इस बार, लेकिन छोटा सा टॉपिक है, देख लो। रेंसिडिटी में क्या होता है? व्हेन food item react with oxygen and moisture in the environment, then we called as rancidity has occurred, और हम लोग उसको क्या कहते हैं? रेंसिडिटी हो गया। और इन रेंसिडिटी the rancid food show क्या करता है? अनप्लीजेंट स्मेल, मतलब खराब सी स्मेल आता है उस खाने के अंदर से, अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। रेंसिड फूड का जो टेस्ट होता है वो खराब सा होता है, और टेस्ट भी खराब होता है, स्मेल भी खराब होती है। और इसके लिए एग्जाम्पल में क्या है कि रेंसिडिटी को प्रिवेंशन करने के लिए क्या करा जाता है? फ्लश्ड नाइट्रोजन गैस इन दी पैकेड फूड। जो पैकेड फूड होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन गैस भरा जाता है ताकि रेंसिडिटी से प्रिवेंशन करा जाए। और भी बहुत सारे मेथड होते हैं। एयर, खाने को ढक के रखो। दूसरा, खाने को बहुत ज़्यादा ठंड में रख दो, कोल्ड कर दो, फ्रिज में रख दो। तीसरा, हीट करके रखो। और चौथा, एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रखो। अगर खाना मतलब जैसे हमने दाल चावल बनाया, तो दाल चावल आप गर्म करके रखोगे तब भी वो एयर से ज़्यादा रिएक्शन करेगा नहीं, और फ्रिज में रख दोगे, ठंडा करके रख दोगे, तब भी वो एयर से रिएक्शन करेगा नहीं, तो वो खाना बचा रहेगा। जैसे ही एयर से रिएक्शन कर लेता है तो हम लोग कहते हैं खाना खराब हो गया, खाना रेंसिड हो गया। और जो प्रोसेस हुई रेंसिड में उसको कहते हैं रेंसिडिटी। मतलब जो खाने पीने की चीज़ होती है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जो प्रोसेस कहलाती है उसको रेंसिडिटी कहते हैं, और खाना जो खराब हो जाता है उसको कहते हैं रेंसिड। और प्रिवेंशन करने के लिए खाने को ठंडा कर दो, फ्रिज के अंदर रख दो, खाने को गर्म करके रखो, और खाने को एयर, अगर पैकेट फूड है तो एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रखो, एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रखो। तो ये जो था बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट कर लिए। तो ये जो थे बच्चों हमारे वो 20 क्वेश्चन थे जो हमने कंप्लीट कर लिए एनसीईआरटी के। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसमें हमने सारे 20 के 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब हम इसके पीवाईक्यूज लगाएंगे, और इस चैप्टर को उसके पीवाईक्यूज लगाने के बाद फिर खत्म करेंगे। तो ये चैप्टर जो था वो हमारा बच्चों खत्म हो गया। तो आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।